हे गाइस, वेलकम बैक टू वन स्टॉप बायोलॉजी। सो गाइस, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसपिरेशन। तो अभी मैं आपको याद दिला दूं कि हम चैप्टर 11 कवर कर रहे हैं, क्लास 11th का, जो कि है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। और हमने उसमें ऑलरेडी जो शॉर्ट डिस्टेंस मूवमेंट होता है प्लांट के अंदर, है ना, बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट्स का, वो कवर कर लिया है। ठीक है। और हमने लास्ट वीडियो में क्या कवर करा था? हमने वाटर का मूवमेंट, वाटर प्लांट रिलेशन कवर करा था, वाटर का मूवमेंट कैसे होता है वो कवर करा था, है ना। तो शॉर्ट जो डिस्टेंस मूवमेंट होते हैं वो कवर करा था, एपोप्लास्ट सिम्प्लास्ट पाथवे कवर करा था, रूट प्रेशर कैसे जनरेट होता है और उससे मूवमेंट होता है वो कवर करा था। और गाइस, लास्ट जो हमारा टॉपिक था लास्ट वीडियो का, वो था ट्रांसपिरेशन पुल के ऊपर, कि लॉन्ग डिस्टेंस, अगर बहुत बड़ा पेड़ है, अगर ट्री बहुत बड़ी है ना, तो कैसे मूवमेंट होता है, लॉन्ग डिस्टेंस मूवमेंट कैसे होता है। ठीक है। तो हमने वहां पर एक मॉडल पढ़ा था, जो कि क्या था? कोहिशन टेंशन ट्रांसपिरेशन पुल मॉडल। ठीक है। तो आज उसी से रिलेटेड थोड़ा पढ़ेंगे, देखेंगे कि ट्रांसपिरेशन पुल क्या है ये एग्जैक्टली ठीक। तो पहले शुरू करते हैं ट्रांसपिरेशन से। अब ये बताइए कि ट्रांसपिरेशन एग्जैक्टली है क्या? ट्रांसपिरेशन कई बार मैंने बता दिया अलग अलग वीडियोस में कि वो क्या है। वाटर का लॉस है। वाटर का लॉस कहाँ से हो रहा है? लीव्स से हो रहा है। लीव्स में कहाँ से? स्टोमेटा से, स्टोमेटल ओपनिंग से, स्टोमेटल एपर्चर से, कुछ भी आप बोल लीजिए। ठीक है। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि वाटर कैसे फॉर्म में लॉस हो रहा है? क्या लिक्विड में हो रहा है? नहीं। कैसे में हो रहा है? गैसियस फॉर्म में, इवेपोरेशन हो रहा है ना। तो ये जो इवेपोरेटिव लॉस है वाटर का प्लांट के लीव्स के स्टोमेटल ओपनिंग से, इसी को हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। ठीक है। तो ट्रांसपिरेशन को डिफाइन कर देते हैं, इट इज इवेपोरेटिव लॉस ऑफ वाटर बाय प्लांट्स। और प्लांट्स में कहां से? लीव्स से। और लीव्स में भी कहां से? स्टोमेटा से। ठीक है। तो बेसिकली आपका जो स्टोमेटा है वो क्या कर रहा है? वाटर को इवेपोरेट करने में हेल्प कर रहा है। ठीक है। क्या स्टोमेटा सिर्फ यही करता है? नहीं। स्टोमेटा और क्या करता है? गैसियस एक्सचेंज। प्लांट में जो गैसियस एक्सचेंज होता है ना गाइस, गैसेस का एक्सचेंज, जैसे कि O2 और CO2, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज, वो भी स्टोमेटल ओपनिंग से होता है। ठीक है। अब होता क्या है वो देखते हैं। तो आपका जो स्टोमेटा है ना, वो दिन में क्या होता है? खुल जाता है, और रात होते ही बंद हो जाता है। ठीक। अब ये क्यों होता है? ये होता है क्योंकि स्टोमेटा के अराउंड एक सेल्स होते हैं, उनको बोलते हैं गार्ड सेल्स। ठीक है। तो उनके टर्जिड होने से, फूल जाने से, रात में क्या होता है कि स्टोमेटल ओपनिंग जो है वो बंद हो जाती है, और दिन में क्या होता है? वो वापस से फ्लैसिड हो जाते हैं और स्टोमेटा खुल जाता है। ठीक है। तो होता कैसे है कि आपका जो गार्ड सेल का अंदर की वॉल है, जो इनर वॉल है गार्ड सेल की, है ना, जो कि मतलब पोर के तरफ है। ठीक है। वो क्या होती है? बहुत ही थिक और इलास्टिक होती है। अब जैसे जैसे दिन में जो है आपका पानी ऊपर ऊपर आता रहता है सेल में, और सेल क्या होता है, जो है उस टाइम पे क्या होता है? वाटर लॉस होता रहता है, इवेपोरेट करता रहता है ना। तो तब तो जो है आपका जो गार्ड सेल है वो टर्जिड हो नहीं पाता है ना। लेकिन रात में जैसे ही आपका थोड़ा बाहर का एनवायरनमेंट ठंडा हो जाता है, सनलाइट लाइट बिल्कुल चली जाती है, तो क्या होता है? वाटर लॉस कम होता जाता है, कम होता जाता है। और जैसे जैसे वो कम होता जाता है, गार्ड सेल्स के अंदर पानी भरता जाता है। ठीक है। और वो पानी भरने से वो सेल्स क्या होते हैं? टर्जिड होते जाते हैं, फूलते जाते हैं। ठीक है। तो जब दो गार्ड सेल्स हैं, मान लो कि एक पोर है ना, इस पोर के अराउंड दो गार्ड सेल्स हैं, एक ये सेल आपको दिख रहा है, एक ये सेल आपको दिख रहा है। ठीक है। जब इन दोनों में टर्जिडिटी बढ़ती जाएगी, ठीक, तो क्या होता है कि ये जो है बढ़ते 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 कवर कर देते हैं आपके स्टोमेटल पोर को। ठीक है। ऐसे कुछ। ठीक। तो बेसिकली ये क्या बना लेते हैं? क्रीसेंट शेप बना लेते हैं। ठीक है। क्रीसेंट शेप का क्या मतलब है? जैसे हम क्रीसेंट मून बोलते हैं ना, ऐसा। ठीक है। अब क्या होता है
कि जैसे कि ये आपका बंद हो रहा है टर्जिड होके, वैसे ही खुलता है। खुलता किसके वजह से है? माइक्रोफाइब्रिल्स होते हैं गाइस, है ना। आपका जो गार्ड सेल है उसके अंदर क्या होते हैं? माइक्रोफाइब्रिल्स होते हैं। ठीक है, किस कहाँ होते हैं? सेल वॉल में, गार्ड सेल के। ठीक है, ये क्या होते हैं ना, सेल्यूलोज माइक्रोफाइब्रिल्स होते हैं। ठीक है, और ये क्या है? रेडियली होते हैं, अभी मैं आपको डायग्राम में भी दिखाऊंगी। ठीक, तो होता क्या है कि जब आपके तो गार्ड सेल्स जैसे जैसे अब लाइट आनी शुरू हो गई, टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो गया, तो क्या होता है? अब गार्ड सेल से वाटर इवेपोरेट होने लग जाता है स्टोमेटा से। ठीक है, धीरे 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 स्टोमेटा से वाटर वाटर थोड़ा थोड़ा इवेपोरेट, और जैसे इवेपोरेट होने लग जाता है गार्ड सेल्स में वाटर लॉस शुरू हो जाता है। क्यों? वाटर स्ट्रेस बढ़ रहा है ना। कम की तरफ ज्यादा कंसंट्रेशन अंदर है, बाहर कम है सेल के, तो क्या होगा? पानी सेल के बाहर इवेपोरेट करना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे जैसे वाटर लॉस हो रहा है, तो क्या हो रहा है कि अब जो आपके वॉल्स हैं वो वापस से ओरिजिनल शेप में आ रहे हैं, और गार्ड सेल्स क्या हो जा रहे हैं? फ्लैसिड हो गए हैं, और आपका स्टोमेटा खुल गया। ठीक है, तो दिन में क्या हुआ? स्टोमेटा खुल गया वापस से। ठीक, अब हम देखते हैं एक बारी स्ट्रक्चर। ये है गाइस आपका स्ट्रक्चर। अब इसमें आपको ये जो ओपनिंग दिख रही है बीच में, ठीक है, यही है स्टोमेटल ओपनिंग, यही है स्टोमेटल ओपनिंग, स्टोमेटल अपर्चर, जो भी बोल लीजिए। ठीक है, उसके बाद ये जो आपको उसको सेल सराउंड कर रहे हैं ना, ये जो सेल दिख रहे हैं, ये क्या है? यही है गार्ड सेल। ठीक है, तो ये हो गया गार्ड सेल। अब इसमें आप देख रहे हैं कि रेडियली, हमने क्या बोला था? रेडियली सेल्यूलोज माइक्रोफाइब्रिल्स होते हैं, है ना। तो ये जो आपको ऐसे 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 से ये थ्रेड्स दिख रहे हैं ना अंदर, ये सेल वॉल पे, ये क्या है? माइक्रोफाइब्रिल्स है। ठीक है, तो आई होप आपको कैसा दिखता है अब आपको समझ में आ गया कि स्टोमेटल ओपनिंग कैसे होती है, कैसा जो है उसके अराउंड गार्ड सेल्स होता है, और वो कैसे बंद हो जाते हैं जबकि आपका वाटर ट्रांसपिरेशन कम होने लग जाता है, टर्जिड होके बंद हो जाते हैं। जैसे वापस से बढ़ता है लाइट के प्रेजेंस में, टेम्परेचर बढ़ता है, फिर से वो फ्लैसिड हो जाते हैं और खुल जाता है आपका जो स्टोमेटल ओपनिंग है। ठीक है, अब गाइस डिफरेंस है एक डाइकॉट और मोनोकॉट लीफ में। अगर आप डाइकॉट लीफ देखते हैं, ठीक है, अगर आप डाइकॉट लीफ देखते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो है ज्यादातर स्टोमेटा, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टोमेटा होते हैं लोअर लीफ का, जो लोअर सरफेस है ना उधर। ठीक है, लेकिन अगर आप मोनोकॉट लीफ देखते हैं, उसमें क्या होता है कि आपका स्टोमेटा जो है वो दोनों तरफ के सरफेस, अपर और लोअर सरफेस पे बराबर डिवाइडेड होता है। ठीक, वापस से बोलती हूँ, डाइकॉट लीफ में स्टोमेटा कहाँ होता है? लोअर साइड ऑफ लीफ में, नीचे की तरफ, है ना। और तो अगर मैं मान लो ऐसे ऐसे ही दिखा रही हूँ कि ये एक लीफ है ना, ये जो आपको दिख रहा है वो अपर सरफेस है, और यहाँ ये जो लीफ का लोअर सरफेस है। ठीक है, अब ये जो सरफेस है ना, इधर होगा अगर स्टोमेटा, तो डाइकॉट है। बट अगर अपर सरफेस पे भी है तो बराबर बराबर है, तो मोनोकॉट है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ट्रांसपिरेशन को अफेक्ट क्या क्या करता है। तो एक तो गाइस ट्रांसपिरेशन को बाहर का जो इन्वायरमेंट का फैक्टर है वो अफेक्ट करेगा, है ना। अब वो इन्वायरमेंट हो सकता है लाइट, वो हो सकता है टेम्परेचर, वो हो सकता है ह्यूमिडिटी कितनी है वहां पर, वो हो सकता है कि विंड है अगर, तो विंड की स्पीड क्या है ना, तो विंड तो होगी, तो विंड की स्पीड क्या है। ठीक है, तो अगर ऐसे बाहर के इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, ठीक है, तो वो क्या हो सकते हैं? टेम्परेचर हो सकता है, लाइट हो सकता है, ह्यूमिडिटी हो सकती है, विंड स्पीड हो सकती है। अच्छा, अब दूसरा क्या होगा कि प्लांट के अंदर, ठीक है, याद रखिएगा, प्लांट के अंदर मतलब कि प्लांट में ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो ट्रांसपिरेशन को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो अब एक तो गाइस हो गया कि आपका स्टोमेटा का नंबर कितना है, कितने कम या कितने ज्यादा नंबर ऑफ स्टोमेटा प्रेजेंट है। ठीक है, वैसे ही दूसरा क्या हो गया कि वो स्टोमेटा का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। ठीक है, कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक, फिर क्या है
कितने परसेंट ऑफ स्टोमेटा ओपन है उस एक टाइम पे, ठीक है। अगर बहुत ज्यादा ओपन है तो बढ़ जाएगा, अगर कम ओपन है तो घट जाएगा, ठीक है। फिर एक और फैक्टर होता है कि वाटर का अवेलेबिलिटी उस टाइम पे प्लांट में क्या है। अगर वाटर बहुत ही कम है तो ऑब्वियसली क्या होगा, ट्रांसपिरेशन कम हो जाएगा। अगर वाटर स्टेटस बहुत ज्यादा है प्लांट में तो क्या होता है, ट्रांसपिरेशन बढ़ जाता है। और एक और फैक्टर होता है कि जो कैनोपी का स्ट्रक्चर है वो कैसा है। अब आपको क्या कैनोपी क्या होता है वो पता है? तो बेसिकली गाइस, आपने अगर फॉरेस्ट देखा होगा, ठीक है, मान लो एक ये कैनोपी है और एक ये कैनोपी है, ठीक है। अब पहले वाले में, ठीक, पहले वाले में एक आपको ट्री है यहाँ पर, ठीक है, एक यहाँ पर है। अब मान लो एक और ट्री है जो इतनी बड़ी है, ठीक है, फिर और ट्रीज हैं, ठीक है, बड़ी बड़ी ट्रीज हैं, है ना, ठीक। अब दूसरी कैनोपी है जिसमें कि अगेन बहुत सारी ट्रीज हैं, बट डिफरेंस क्या है, ये सारी ट्रीज ऐसे हैं, एक साइज की हैं ऑलमोस्ट, है ना। मान लो कि एक बहुत थोड़ी बड़ी भी है तो भी इतनी ही बड़ी है, ठीक। अब अगर आप इस ट्री और इस ट्री को कंपेयर करोगे तो आपको क्या लगता है, ट्रांसपिरेशन सेम होगा? नहीं होगा। क्यों? अब यहाँ पर जो कैनोपी का शेप है ना वो बहुत अलग है, क्योंकि क्या हो रहा है कि जो बड़ी ट्रीज है ना वो ढक दे रही है छोटी ट्रीज को। इससे क्या हो रहा है कि उन तक लाइट, उन तक विंड, ठीक है, सेम तरीके से नहीं पहुंच रही है जैसे इस बड़ी ट्री पे पहुंच रही है। अब क्यों, बेसिकली हुआ क्या कि इस बड़ी ट्री की वजह से ना इसके लिए जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस है वो चेंज हो गई, इसके वजह से इसका ट्रांसपीरेशन चेंज हो जाएगा। बट यहाँ पर ऑल्दो ट्री का साइज सेम है जैसे कि यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर क्या है, क्योंकि इसके आसपास का एनवायरनमेंट में ऐसा कोई चेंज नहीं है तो इसका ट्रांसपिरेशन अलग होगा। तो ये जो कैनोपी का आपका स्ट्रक्चर है ना, ये जो ट्रीज का स्ट्रक्चर सारे का कैसा है, ट्रीज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, बड़ी ट्री कितनी है, छोटी ट्री कितनी है, ठीक है, क्या ढका हुआ है उनको, या एक जैसे एक बराबर उसमें गैप में है बहुत सारी ट्रीज, ये सब पे भी डिपेंड करता है ट्रांसपिरेशन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या हमें देखना है, हमें नेक्स्ट ये देखना है कि ट्रांसपिरेशन, ठीक है, के वजह से वाटर कैसे मूव करता है, ठीक है। तो वाटर में ना गाइस बहुत सारे ऐसे फिजिकल प्रॉपर्टीज खुद के हैं वाटर में, जिनके वजह से वाटर ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। क्योंकि आप क्या जानते हैं कि मान लो ये एक ट्री है, ठीक, वाटर कहाँ से आ रहा है इसमें, वाटर आ रहा है रूट से, है ना। रूट से ये ऊपर जा रहा है, राइट, ये असेंड कर रहा है और फिर ये डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है सारी जगह, है ना। तो अगर बहुत बड़ी ट्री है मान लो, तो वाटर को कुछ तो ऐसा फोर्स चाहिए ना जिससे वो नीचे से ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। तो कुछ ऐसे फिजिकल प्रॉपर्टीज होते हैं वाटर के भी जिस वजह से ये पॉसिबल होता है, ठीक है। पहली जो प्रॉपर्टी है, जो पहली प्रॉपर्टी है उसको बोलते हैं कोहीजन। क्या बोलते हैं? कोहीजन, ठीक है। कोहीजन का मतलब क्या है? कोहीजन का मतलब है कि वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना उनमें आपस में म्यूचुअल अट्रैक्शन होता है, ठीक है। तो पहली जो प्रॉपर्टी हो वो हो गई म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो एक ये प्रॉपर्टी हो गई। दूसरा जो आपका प्रॉपर्टी है वो क्या है? एडहीशन, है ना। तो अब वाटर मॉलिक्यूल्स आपस में तो अट्रैक्टेड है ही, तो बेसिकली क्या हो रहा है, वो एक ऐसा पुल क्रिएट कर रहे हैं कि एक मूव करेगा तो सब मूव करेंगे, है ना, आपस में अट्रैक्टेड है वो। दूसरा क्या है? एडहेशन। एडहेशन का क्या मतलब है कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स जिसके अंदर से निकल रहे हैं ना, जिसके अंदर से मूव कर रहे हैं, तो आप इमेजिन कर लो कि एक पाइप है, ठीक है, पाइप के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं। तो पाइप का जो सरफेस है ना, पाइप जिस चीज से बना हुआ है
वाटर मॉलिक्यूल उससे भी अट्रैक्टेड है। ठीक है, तो उस अट्रैक्शन को बोलते हैं एडहीशन। ठीक है, अब क्योंकि वो उससे भी अट्रैक्टेड है, तो उससे भी एक पुल क्रिएट हो रहा है, जिसके वजह से वाटर मॉलिक्यूल ऊपर मूव कर रहे हैं। तो एडहीशन का क्या मतलब है? एडहीशन का मतलब है अट्रैक्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स टू सरफेस। सरफेस किसका? जो आपके जाइलम में ट्रैकियरी एलिमेंट्स हैं, जिनसे मूव करेगा, जो पाइप्स हैं उनसे। ठीक, तो ये तो हो गया दूसरा। तीसरा क्या है? तीसरा है सरफेस टेंशन। ठीक है, तो सरफेस टेंशन का क्या मतलब है कि अगर आप कंपेयर करेंगे लिक्विड और गैसियस फॉर्म के वाटर मॉलिक्यूल्स को, तो आप क्या देखेंगे कि लिक्विड फेज में वाटर मॉलिक्यूल्स ज्यादा अट्रैक्टेड हैं एक दूसरे से, गैसियस फेज में कम अट्रैक्टेड हैं। तो क्योंकि यहाँ पर लिक्विड मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, तो उनमें आपस में अट्रैक्शन ज्यादा है। ठीक है, तो एक ये भी ऐड कर रहा है फैक्टर, क्या? सरफेस टेंशन। इसका क्या मतलब है कि water molecules are attracted to each other in liquid phase more than to water in gas phase। है ना? तो ये जो प्रॉपर्टीज है ना गाइस, ये जो सारी प्रॉपर्टीज हैं, ये ना प्लांट को या वाटर को आप बोल लो, दो चीजें देती हैं। ठीक है, क्या क्या चीजें देती हैं? पहली चीज, ठीक, पहली चीज तो वो ये देती हैं कि टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ा देती हैं। हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, इसका क्या मतलब है कि कोई भी अगर पुलिंग फोर्स है, उसको रेजिस्ट करना। ठीक है, इसका क्या मतलब है? एबिलिटी टू रेजिस्ट अ पुलिंग फोर्स। ठीक है, तो बेसिकली ये ग्रेविटी के अगेंस्ट काम कर रहा है ना? और दूसरी चीज क्या देती है? हाई कैपिलैरिटी। कैपिलैरिटी का मतलब क्या है? कैपिलैरिटी का मतलब है कि थिन ट्यूब के अंदर कैसे ऊपर बढ़ते जाना है, कैसे ऊपर राइज करना है। ठीक है, उसका क्या मतलब है? एबिलिटी टू राइज इन द थिन ट्यूब्स। तो आपके जो ट्रैकेरी एलिमेंट्स होते हैं, उसका ना डायमीटर बहुत कम होता है। ठीक है, तो बेसिकली आपके ट्रैकेरी एलिमेंट्स क्या होते हैं? जो ट्रैकीड्स और वेसल्स होते हैं। ठीक है, वो कैसे सपोर्ट कर रहे हैं इस मूवमेंट को? उनका डायमीटर बहुत छोटा होता है, तो बहुत ही थिन ट्यूब्स होती हैं। ठीक है, तो बेसिकली वो हाई कैपिलैरिटी दे रही है वाटर को, और उसके वजह से वो मूव कर रहा है ऊपर। ठीक, ये इतना समझ में आ गया होगा, है ना? अब आप ये सोचिए कि इसके अलावा जो आपका फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है ना गाइस, उसको भी वाटर चाहिए होता है ना? तो क्या हो रहा है कि आपका जाइलम वेसल्स जो रूट में है, उससे लीफ तक, क्योंकि आपका फोटोसिंथेसिस तो लीफ पे हो रहा है, लीफ तक वाटर को सप्लाई होना ही है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस के लिए, है ना? तो अब क्या होता है कि जैसे जैसे वाटर आपका स्टोमेटा से इवेपोरेट कर रहा है, एक थिन फिल्म बन जाती है वाटर मॉलिक्यूल्स की पूरे सेल्स के अंदर, और वो कंटिन्यूअस होती है। वो क्या होती है? वो कंटिन्यूअस होती है, और वही रिजल्ट होती है वाटर के ऊपर पुल करने में। तो बेसिकली मॉलिक्यूल बाय मॉलिक्यूल वाटर ऊपर की तरफ पुल होता जा रहा है, और वो जो आपका रूट का जाइलम है, वहां से लीफ तक पहुंच रहा है। ठीक है, अब एक और चीज है उसमें, एक पुल और क्यों क्रिएट हो रहा है कि एटमॉस्फेयर में जो आपका वाटर कॉन्सेंट्रेशन है वो कम है।
किससे कंपेयर करें तो जो आपका स्टोमेटल कैविटी है ना उसके उससे कंपेयर करें तो जो सब स्टोमेटल कैविटी है उससे बाहर के एनवायरनमेंट में वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कम है और वाटर हमेशा हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन मूव करता रहेगा, तो आपका वाटर डिफ्यूज होता रह रहा है सराउंडिंग एयर में। इसके वजह से वाटर स्ट्रेस बन रहा है आपके स्टोमेटा के आसपास जो सेल्स हैं, और वो नीचे से पानी खींचते जा रहे हैं, है ना। तो एक कांस्टेंट पुल जनरेट हो गया। ठीक है। अब आप ये सोचो कि आपका ये जो पुल है, ये जो ट्रांसपिरेशन पुल की वजह से ना, इवन अगर 130 मीटर्स तक की हाइट का कोई अगर ट्री है तो वाटर जो है ऊपर बढ़ सकता है इस पुल के वजह से। ठीक है। अब उसके बाद आपका लीव्स में आने के बाद फिर वही होता है। यहाँ पर अगर आप डायग्राम देखेंगे तो लीफ में भी फिर यही हो रहा है। क्या हो रहा है कि आपकी जो सराउंडिंग वाटर है उसमें डिफ्यूज होता जा रहा है पानी, है ना। डिफ्यूजन तो होता ही है। ठीक। जो सराउंडिंग एयर है। ठीक है। तो ये क्या है आपके, बेसिकली ये स्टोमेटल पोर है। ये एक स्टोमेटल पोर है, ये एक स्टोमेटल पोर है। ठीक है। इसके सराउंडिंग जो सेल्स दिख रहे हैं ये क्या है, गार्ड सेल्स है। ठीक। ये क्या है, पैलिसेड सेल्स बोलते हैं, है ना। और इधर है आपका जाइलम और फ्लोएम। अब क्या हो रहा है कि यहाँ पानी है, ठीक है, ये जाइलम तक आ गया नीचे से, पहले तो रूट से के जाइलम से, लीफ के जाइलम। अब यहाँ से ये सेल्स में कांस्टेंट पुल होता है, कांस्टेंट एक थिन फिल्म होती है वाटर की जो स्टोमेटा तक पानी को पहुंचा रही है, और वो यहाँ से वेपोरेट करता जा रहा है। वैसे ही ये इधर मूव कर रहा है, ऐसे से मूव करके इधर पहुंचा रहा है, इधर से बाहर मूव करता जा रहा है। ठीक है। तो ये है आपका ट्रांसपिरेशन। अब जल्दी से देख लेते हैं ट्रांसपिरेशन और फोटोसिंथेसिस में क्या रिलेशन है। ठीक है, ये भी देख लेते हैं। अब आपका जो ट्रांसपिरेशन है और जो फोटोसिंथेसिस है, ठीक है, उसमें क्या रिलेशन है कि बेसिकली आपका जो ट्रांसपिरेशन है ना वो एक काम नहीं कर रहा है, बहुत सारे काम कर रहा है। एक तो वो काम कर ही रहा है कि ये पुल क्रिएट कर रहा है, एब्जॉर्प्शन और ट्रांसपोर्ट जो हो रहा है वाटर का उसके लिए। ठीक है। दूसरा, वो फोटोसिंथेसिस के लिए वाटर सप्लाई कर रहा है क्योंकि लीव्स तक वाटर पहुंच ही इसी वजह से रहा है। तीसरा, वो जो आपके मिनरल्स हैं जो सॉइल से वो अब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है, वो भी सारे प्लांट को दे रहा है। चौथा बहुत इंपॉर्टेंट जिसकी वजह से प्लांट सरवाइव करता है, लीफ कूलिंग। ठीक है, लीफ को कूल डाउन करता है, तो बहुत बारी टेम्परेचर अचानक से बढ़ जाने पे भी प्लांट सरवाइव कर जाता है। ठीक है। क्यों, वो इवेपोरेटिव कूलिंग की वजह से। ठीक है। तो लीफ कूल डाउन होती रहती है इवेपोरेशन की वजह से। अब इससे आप समझ लो कि 10 to 15 डिग्रीज तक जो है सरवाइव कर जाती है। ठीक। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वाटर के होने से प्लांट के सारे सेल्स फूले रहते हैं, टर्जिड रहते हैं, तो हो क्या रहा है कि बेसिकली जो प्लांट का स्ट्रक्चर और शेप आप देख रहे हो वो मेंटेन ट्रांसपिरेशन की वजह से हो रहा है। ठीक है। बट अब आप ये देखो कि अगर एक्टिव फोटोसिंथेसिस हो रहा है किसी प्लांट में तो उसको बहुत सारे वाटर की जरूरत है ना। बट अगर वाटर ट्रांसपायर करता जा रहा है, अगर वाटर इवेपोरेट होता जा रहा है, तो क्या होता है, फोटोसिंथेसिस के लिए वाटर अवेलेबिलिटी कम होती जाती है। ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस का रेट कम होता जाएगा। ठीक। अब जो है आप ह्यूमिडिटी देखते हैं रेन फॉरेस्ट में बहुत ज्यादा होती है। वो क्यों होती है, वो बेसिकली यही साइकिल की होती है, जो रूट से लीफ तक वाटर जा रहा है, ठीक है, और फिर वापस से सॉइल में जा रहा है, वो इसी साइकिल की वजह से होती है। ठीक। तो आप ये देखिए कि अगर फोटोसिंथेसिस के लिए वाटर चाहिए तो वो ट्रांसपिरेशन की वजह से ही मिल रहा है। बट अगर ट्रांसपिरेशन रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो फोटोसिंथेसिस का रेट कम भी होने लगता है। ठीक है। तो गाइस इसी के साथ हमने ट्रांसपिरेशन कंप्लीट कर दिया है। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आया है तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड से जल्दी जल्दी से शेयर कर दीजिए। ठीक है। और अगर कोई डाउट है तो मुझे अभी कमेंट में बताइए और मैं भी आपका डाउट क्लियर करूंगी। और आप चाहें तो मुझे व्हाट्सएप पे भी मैसेज करके डाउट पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और गाइज अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दिख रहा होगा उसको प्रेस कर दीजिए, सो दैट आपको सारे अपडेट्स जो भी मैं वीडियोस अपलोड करती हूँ वो मिलते रहे। ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।